अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, चलें भी स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आज के लिए जो तीन आर्टिकल्स हमने सेलेक्ट किए हैं वो दो ट्रिब्यून से हैं और एक डॉन से है। ग्लोबल वेदर पैटर्न ये हम करेंगे। ट्रिब्यून का ये ओपिनियन है, ठीक है, और ऑब्वियसली एक अच्छी डायमेंशन है क्लाइमेट के ऊपर। आपको जो है वो इसके अंदर अच्छा मवाद जो है वो मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा हमने किया है हाउ एआई पॉलिसी 2025 कैन शेप अ डिजिटल फ्यूचर फॉर ऑल। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कैसे, जो हमारी पॉलिसी बन रही है 2025 की, वो कैसे हमारा जो फ्यूचर है उसको शेप कर सकती है। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा जो आज का आर्टिकल होगा दैट इज फ्रॉम द डॉन न्यूज़पेपर, और वो होगा पार्टी पॉलिटिक्स एंड द एनएफसी। एनएफसी अवार्ड्स, आपने नाम ये सुना होगा, ये क्या होता है, ठीक है, और अभी फिलहाल इसके ऊपर क्या बहस चल रही है वो जो है वो हम देखेंगे। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ग्लोबल वेदर चेंज, यानी कि पूरी दुनिया का जो वेदर है वो चेंज हो रहा है। अच्छा, इसकी जो पंच लाइन है वो देख लेते हैं। द बर्निंग ऑफ कोल, गैस एंड ऑयल आर नॉट द ओनली सोर्सेज ऑफ emission ऑफ क्लाइमेट altering gases। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि कोयला, गैस और ऑयल जो है ना, यही सिर्फ सोर्सेज नहीं है जो क्लाइमेट की तब्दीलियां हो रही हैं, बल्कि इसकी और भी सोर्सेज हैं। ठीक हो गया। चलिए पढ़ते हैं, फिर हमें मजीद बातें जो है वो इसकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, फॉर decades now, scientists and weather experts have reached the conclusion that observable global weather changes have been caused by human activity. फॉर डेकेड्स नाउ, दहाइयों से, दहाई होता है ना, 10 साल को एक दहाई बोलते हैं, तो दहाइयों से साइंसदान और वेदर एक्सपर्ट्स, जो मौसमियाती तज्जियाकार हैं, हैव रीच्ड द कंक्लूजन, वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं दैट ऑब्जर्वेबल ग्लोबल वेदर चेंजेस हैव बीन कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, कि पूरी दुनिया का जो ग्लोबल वेदर है उसके अंदर ऐसे नुमाया तब्दीलियां पैदा हुई हैं जो कि इंसानी सरगर्मियों की वजह से पैदा हुई हैं। साइंस दैट अराइव्ड एट द कंक्लूजन इज सिंपल। साइंस जिस नतीजे पर पहुंची है वो बहुत ही सिंपल सा कंक्लूजन है। इट फोकसेस ऑन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स दैट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच गेट्स trapped in the upper atmosphere and prevents world weather from becoming part of the global system। अच्छा, अब वो कहते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स का बर्न होना है, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं आपका ये जो नेचुरल गैस हो गई, ठीक है, ऑयल हो गया, इनके बर्न होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि वो ट्रैप हो जाती है हमारी जमीन के गिर्द, एक गुलाफ बना लेती है। ये अक्सर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, ये हमारी जमीन है, ठीक है, यहाँ से जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड उठ रही है वो हमारी जमीन के गिर्द इस तरह से एक गुलाफ बना लेती है। ठीक है, और ये जो गुलाफ होता है इसको आप कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि सूरज की तरफ से आने वाली जो खतरनाक शुआएं हैं वो जमीन के अंदर एंटर हो जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि वो यहीं पे ट्रैप हो जाती हैं, यानी कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का गुलाफ है ये उनको बाहर नहीं निकलने देता, या फिर जमीन से जो खतरनाक गैसें निकल निकल रही हैं, जिन्हें जिन्हें आप ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो गुलाफ है उन्हें निकलने नहीं देता, और इसकी वजह से पूरी दुनिया का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, यही बात जो है वो राइटर ने हमें यहाँ पर की हुई है, बिकमिंग द पार्ट ऑफ ग्लोबल सिस्टम। अच्छा, उसके बाद कहते हैं जी, द बर्निंग ऑफ कोल, गैस एंड ऑयल आर नॉट द ओनली सोर्सेज ऑफ emission of climate altering gases. They are also produced by burning of fuels by motor vehicles and aircrafts। कह रहे हैं कि सिर्फ कोयले, गैस और ऑयल का जलना क्लाइमेट के अंदर तब्दीली का बायस नहीं है, बल्कि वो गैसेस जो कि आपके मोटर व्हीकल से निकलती हैं, मोटरसाइकिल, कार्स, ठीक है, बसेस और एयरक्राफ्ट्स, जहाज, ठीक है, हेलीकॉप्टर्स,
वो भी इसके अंदर अपना बहुत बड़ा रोल जो है वो अदा कर रहे हैं. The development of artificial intelligence needs a lot of energy. Supplying it would add further strain on global weather system. अच्छा, आप देखें ये एक बहुत जबरदस्त आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, इसको आप नोट कर लें कि द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का जो तख्लीक है उसका बनना है, नीड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, उसमें भी हमें बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, और जिसकी वजह से हमारे ग्लोबल वेदर में दोबारा से चेंज आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो तरीकाकार हम इस्तेमाल करेंगे या इस टेक्नोलॉजी को जैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी सोसाइटी में, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और उससे क्या होगा कि हमारा जो वेदर पैटर्न है चेंज होगा. अच्छा, आगे देखते हैं. द यूनाइटेड नेशंस सिस्टम इज नाउ इन्वॉल्व इन स्टडिंग एंड प्रिवेंटिंग ग्लोबल वेदर चेंज. क्लाइमेट यूनाइटेड नेशंस जो है वो अब इस क्लाइमेट चेंज को के मुताले में लगी हुई है. On July 22, the International Court of Justice, based in Hague, issued a strongly worded opinion saying that states must protect their citizens from the urgent and existential threat of the climate change. अच्छा, 22 जुलाई को एक मीटिंग होती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि हाग में मौजूद है, ये एक शहर है, ठीक है. उसमें क्या मुद्दा रखा जाता है? अर्जेंट एंड एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है वो आप अर्जेंट और कैसे ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है हमारे लिए. अच्छा, एक चीज को याद रखें कि जब आप करंट अफेयर्स का पेपर करते हैं ना, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं सीएसएस में, तो उसके अंदर एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि दैट यू विल स्टेट द करंट डेवलपमेंट्स ऑन द गिवन सिनेरियो. Like for example, if you're talking about the climate change, he is expecting that you should know all the meetings, that those meetings that have held in that particular year. ठीक है, तो जब आप मेंशन करते हैं ना कि जुलाई 22 2025 के अंदर जो है मीटिंग हुई क्लाइमेट चेंज के अंदर, ठीक है, जिसका मुद्दा ये रखा गया, दिस शोज योर एबिलिटी कि एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होता है कि दिस स्टूडेंट हैज द करंट अफेयर्स नॉलेज. This statement constituted a major contribution for the global environmental movement and for the countries at the greatest risk of harm. अच्छा, अब ये जो स्टेटमेंट है, यानी कि वो इस मीटिंग की बात कर रहे हैं ना, कि इसके अंदर ये जो स्टेटमेंट दी गई है ना, इसने जो कंट्रीज बहुत रिस्क पे है ना क्लाइमेट चेंज के, उस चीज को इन्होंने मेंशन किया. This was the first time that the court, with the United Nations highest judicial body, has pronounced a judgment on the climate change. अच्छा, अब देखें, ये आपका आ गया है आर्ग्यूमेंट. कैसे? कि ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस की का जो इतनी बड़ी जुडिशियल बॉडी है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसने इस मुद्दे को उठाया है. ठीक है, अब देखें, जब आप ये वाला आर्ग्यूमेंट अपने पेपर में देंगे तो उसको आप लिंक कर देंगे कि ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी जुडिशियल बॉडी यूनाइटेड नेशंस की इस मुद्दे के ऊपर आई है. ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू गिव अ ब्यूटिफुल आर्ग्यूमेंट, जिससे आपके क्वेश्चन के अंदर जो है वो वजन पैदा होगा. अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं. The court's unanimous decision held that failure of nations to take actions to protect the climate system may constitute an internationally wrongful act. कोर्ट ने एक अनएनोमस डिसीजन लिया है कि कौमों का जो फेलियर है टू टेक एक्शन, कि वो एक्शन नहीं ले रहे टू प्रोटेक्ट द क्लाइमेट चेंज, कि क्लाइमेट को बचा सकें, मे कॉन्स्टिट्यूट एन इंटरनेशनली रॉन्गफुल एक्ट. ये एक हमारा आलमी गलत कदम हो सकता है, ठीक है, कि हम कोई एक्शन नहीं ले रहे. It also found that protection of the environment is a precondition for ensuring human rights and cited government support of fossil fuels production as violation of these principles. It also found that इसने ये भी इसकी finding है that protection of environment is a precondition for ensuring human rights. कि environment को बचाना, माहौल को बचाना, इंसानी हकूक को बचाने की एक अवलीन तरजीह है, and cited government support of fossil fuels production as violation of these principles. और गवर्नमेंट की जो लैक ऑफ सपोर्ट है कि वो
कुछ नहीं कर रहे, ये जो फॉसिल फ्यूल की प्रोडक्शन है, ठीक है, इसका यूजेज है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी वायोलेशन है, ठीक है, तरदीद है उन असूल जवाबत की जो कि होने चाहिए, लागू होने चाहिए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने की है कि इंसानी हकूक की अवलीन तरजीह ये है कि हमारा माहौल जो है वो बाकी रहे, जिसके अंदर हमने सरवाइव करना है। अच्छा, जज आइवसावा यूजी, प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट। अब ये आपका एक एमसीक्यू है कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, तो आप उसमें ये नाम जो है नोट कर लें। इन्होंने क्या कहा है जी, द इन्वायरमेंट इज द फाउंडेशन फॉर ह्यूमन लाइफ अपॉन विच द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द फ्यूचर डिपेंड्स। कि माहौल जो है वो बुनियाद है जिसके ऊपर हमारा जो मुस्तकबिल है, ठीक है, उसकी वेलबींग है वो डिपेंड करती है। The United Nations General Assembly requested the court to look into the matter. यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली जो है उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप इस मैटर के अंदर जो है वो देखें। द कोर्ट्स 15 members were asked to speak to two main questions. 15 जो मेंबर इस कोर्ट के इस मीटिंग में शामिल हुए, उनसे कहा गया दो सवाल जो है ना, आप इसका जवाब दें। व्हाट आर कंट्रीज obliged to do under existing international laws and treaties to protect the climate system and the environment from greenhouse gases? कि what are countries obliged to do? जो आपके ममालिक हैं उनका फर्जिया क्या है, उनका क्या फर्ज है कि उन्हें क्या करना चाहिए अंडर एग्जिस्टिंग इंटरनेशनल लॉज, इन इंटरनेशनल लॉज को मद्देनजर रखते हुए, एंड ट्रीटीज, और ट्रीटी होता है ना एक मुआहिदा जो आप करते हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो ट्रीटीज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, और ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हमारे इन्वायरमेंट से निकल रही हैं इनको मद्देनजर रखते हुए आपका क्या फैसला है या आपका क्या स्टांस है। एंड व्हाट आर द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज इफ दे हैव कॉज्ड कंसिडरेबल हार्म, और फिर इसके क्या लीगल नताइज होने चाहिए किसी कंट्री के अगर वो वायलेट करे इस एक्ट को, तो दैट हैव कॉज कंसिडरेबल हार्म, कि उसने एक बहुत बड़ा नुकसान या एक बड़ी अमाउंट में जो नुकसान होता है वो पहुंचाया हुआ हो, तो फिर उसके ऊपर लीगल चार्जेस क्या होंगे। अब देखिए ना, इससे मुराद ये है कि देखिए कंट्रीज लाइक यूएसए, ठीक है, कंट्रीज लाइक वेस्ट, ठीक है, यूरोप, ये वो कंट्रीज हैं जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं, इनके अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम पीरियड है वो बहुत पहले स्टार्ट हो गया था 18वीं सदी में। तब से लेकर अब तक इन्होंने कितना फ्यूल बर्न किया है, कितना ज्यादा एनवायरमेंट को हार्म किया है, और अभी भी वो बाज नहीं आ रहे। तो फिर आखिर इसके लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या होना चाहिए, यही बेसिकली इस मीटिंग के अंदर बात जो है वो डिस्कस हुई है, ठीक है। सो मेन पॉइंट अब तक आपका क्या रहेगा कि पहली दफा ऐसा हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस की एक बहुत बड़ी बॉडी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो क्लाइमेट के मुद्दे पर बात कर रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी आपने ये बताना है कि ये 22 जुलाई को जो है ये मामला जो है वो पेश होता है। उसके बाद फिर आप बताएंगे कि जो 15 मेंबर्स शामिल हुए उनसे ये बात पूछी गई कि इसका क्या लीगल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए कि अगर कोई नेशन इसकी खिलाफ वर्जी करती है तो। जी, उसके बाद आगे चलते हैं। पुअर नेशंस, especially those that border rising oceans, argued for financial and technical help from the nations that were primarily responsible for producing global warming. अच्छा, इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो गरीब नेशंस जो है ना, जो कि ओशंस के पास बॉर्डर करती हैं, उन्होंने फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट मांगी है, ठीक है, कि ग्लोबल, ऑब्वियसली देखे ना कि वो समुंदर के पास है और समुंदर का लेवल राइज कर रहा है, किस वजह से कि दुनिया का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता जा रहा है, तो जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं, बर्फ के पहाड़, वो मेल्ट करते हैं तो उनका पानी शामिल हो जाता है समुद्रों में, ठीक है, उससे लेवल राइज हो जाता है और फिर वो कंट्रीज कोस्टल एरियाज के स्पेशली वो डूबना स्टार्ट हो जाते हैं। जी, उसके बाद वो कहते हैं रेजन वनु, द क्लाइमेट एनवॉय फ्रॉम वेनुआता, addressed the country in December 2024 saying that his country was on the front line of a crisis we did not create। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एक छोटा सा कंट्री होगा ना, तो इसमें से इनवॉय कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, जो विजिट करें, तो वो कहते हैं कि उन्होंने विजिट किया, ठीक है, और उन्होंने ये बताया, इस चीज को बताया कि हम वो उस क्राइसिस की फ्रंट लाइन में, यानी कि सबसे टॉप पे हैं, जो हमने क्रिएट ही नहीं किया।
He asked the court for recognition that the conduct is unlawful, that it must cease, and that its consequences must be repaired. उन्होंने ये दरख्वास्त की कि जो ये काम है ये अनलॉफुल है, इसको रोके जाना चाहिए, सीज करना होता है स्टॉप करना, रोकना, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज, इससे जो नतीजे पैदा हुए हैं उनको ठीक करना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए. अच्छा, Vanuatu is one of the several small nations in the Eastern Pacific that are seriously impacted by the global climate change. ये जो है ये वो अभी उन्होंने बता दिया है कि ईस्टर्न पैसिफिक की एक ऐसी नेशन है जो कि क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट है, बहुत छोटी सी ये नेशन है. Rises in the level of ocean in which they are located is causing them serious economic harm. The main livelihood of Tuvalu, a country with a population of 10,000, is tuna. अच्छा, वो कहते हैं कि ये जो सी लेवल का राइज है ना, ये उन बेचारों को बहुत ज्यादा इकोनॉमिक हार्म कर रहा है. अच्छा, ये बड़ी जबरदस्त केस स्टडी आपको मिल गई है, ठीक है, इसको नोट कर लें. अब वो कहते हैं कि टुवालू का जो मेन यानी कि वो है ना सोर्स ऑफ इनकम है, वो ट्यूना है. ट्यूना एक फिश होती है, वो उसको सेल आउट करते हैं, और 10,000 टोटल उनकी आबादी है, ठीक है, हिसाब लगाएं. इट्स आयरनिक that the ocean, which has been the sustainer of our livelihood and economy, suddenly poses all these threats to us. फिलिटी टीओ. अच्छा, अब ये जो है ना, ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ तक वो ये कहते हैं कि वो देखिए कितनी एक आयरनिक बात है, कितनी तंजिया बात है कि वो समुद्र जो कि हमारी लाइवलीहुड का यानी कि हमारे रोजगार का बंदोबस्त था, अब वही हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है. Phility Teo, the tiny country's prime minister, said in an interview with the reporters covering the Hog event. अच्छा, ये जो बात अभी ऊपर उन्होंने की है ना, ये इनके जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये बात की है, फिलिटी टियो. The court's opinion went well beyond many lawyers had expected. अच्छा, the court's opinion went well beyond many lawyers had expected. जो कोर्ट का जो ये ओपिनियन था ना, ये काफी अच्छा गया, बहुत सारे लॉयर्स की जो एक्सपेक्टेशन है उनसे भी अच्छा. The judges ruled that all states have the obligation to limit global warming to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial times, a threshold adopted in the 2015 Paris Accord. अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि दुनिया का जो टेम्परेचर है ना, वो ऑलरेडी 1.1 डिग्री हायर हो चुका है प्री इंडस्ट्रियल टाइम से, यानी कि जब तक इंडस्ट्रीज नहीं लगी थी दुनिया में, उससे पहले का जो टेम्परेचर था वो ऑब्वियसली एक अच्छा टेम्परेचर था, तो उससे हम 1.1 दर्जा आगे निकल आए. जिस स्पीड से हम बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई पता नहीं कि हम 3 डिग्री सेंटीग्रेड को भी टच कर जाएं, जो कि बहुत ज्यादा हैवक होगा पूरी दुनिया के लिए. अच्छा, अब इस कोर्ट के अंदर जो चीज डिसाइड हुई है वो ये हुई है कि 1.5 डिग्री तक हमें जो है ना अपने आप को मेंटेन रखना है, वही जो बात 2015 में डिसाइड हुई थी पेरिस अकॉर्ड में. The next big international conference on climate change will be held in the Brazilian resort of Belém in November 2025. अब ये एक आपका MCQ है कि जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस है ना वो बेलम में होने वाली है, ब्राजील के सिटी के अंदर, नवंबर 2025 में. This would be 30th session of the United Nations Climate Change Conference known as the COP30. और ये COP30 होने वाला है, United Nations की जो कॉन्फ्रेंस है वो. One problem the Brazilian authorities are facing is to turn what is known as the Lovers Resort into an international conference center. अच्छा, अब वो कहते हैं कि एक बहुत बड़ा मसला जो ब्राजीलियन अथॉरिटीज फेस कर रही हैं, वो ये जो साइट है लवर्स रिजॉर्ट, इसको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में कन्वर्ट नहीं कर पा रही. अभी इसकी रीजन आपको पता चल जाती है. द लोकल hoteliers have increased the price of the rooms. What they would like to charge is well beyond the capacity to pay for the conference from poor countries. Seeking to calm jitters, Brazil said this month it had struck a deal with with two cruise ships to provide some 6,000 additional beds, which will be offered to the developing countries. अच्छा, अब देखें जी, ये जो कॉन्फ्रेंस होनी है ना, इसके अंदर वो बता रहे हैं कि ये जो इनका लवर्स रिजॉर्ट है ना, कोई होगा ये
बिल्डिंग है या एरिया है जहाँ पे जो मुस्लिम ममालिक के लोग कॉन्फ्रेंसेस वगैरह अटेंड करने आते हैं तो वहां पे रहते हैं। अब वो कह रहे हैं जी उसके किराए इतने ज्यादा हो चुके हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रही। तो जो ब्राजीलियन अथॉरिटीज हैं उन्होंने यानी कि जो ये ये क्रूज शिप्स है ना उनसे 6,000 बेड्स का मुतालबा किया कि आप हमें दें ताकि ये डेवलपिंग कंट्रीज जो है ना इनके लोगों को वहां पे हम स्टे करवा सकें। अच्छा, large and powerful fossil fuels producers such as United Nations and Saudi Arabia argued before the court that 2015 Paris Accord, in which nearly all countries agreed to limit greenhouse gases, was sufficient to address the climate change. अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि जो इसी कॉन्फ्रेंस के बाद जो यूनाइटेड नेशंस और सऊदी अरेबिया जो कि बहुत बड़े फॉसिल प्रोड्यूसर्स हैं, आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है, तो वो कह रहे हैं कि जो 2015 का अकॉर्ड हुआ था ना वो कहते हैं कि वो ही काफी था, यानी कि वो जो लिमिट्स लगाई गई थी या वो जो बातें हुई थी ना वही बड़ी थी। While this argument was presented by the administration headed by the President Joe Biden, his successor Donald Trump withdrew from the accord. The Trump's administration has adopted policies to end the federal government's ability to fight global warming by regulating greenhouse gases emission. जो ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कुछ पॉलिसीज को अडॉप्ट किया है टू एंड द फेडरल गवर्नमेंट्स एबिलिटी टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग, कि वो जो ग्लोबल वार्मिंग का चैलेंज है और ये ग्रीन हाउस गैस इमिशन है इसको वो कंट्रोल कर सकें। द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज इन फेवर ऑफ कंटिन्यूइंग टू बर्न फॉसिल फ्यूल्स फॉर जनरेटिंग एनर्जी। अब वो कह रहे हैं कि अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प ही इज रेडी टू बर्न द फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि वो मजीद फॉसिल फ्यूल्स को जलाने के फेवर में है ताकि उससे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जा सके। अच्छा, experts who are studying how human activity is acting on global climate have plenty of evidence to work on. Some of that comes from the subcontinent of South Asia where unprecedented climate events have begun to occur. अच्छा, आप वो कहते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है ये आपके क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज्यादा असर डाल रही है, और इसकी जो मिसालें हैं वो हम अगर साउथ एशिया के अंदर आ जाएं तो हमें इससे बहुत सारी मिसालें मिल जाती हैं कि क्लाइमेट की वजह से ऐसे ऐसे अजीबोगरीब किस्म के इवेंट्स हो रहे हैं। These have occurred in all South Asian countries. One example of the climate change is the heavy monsoon rains in Pakistan in recent years. The country is also facing larger than normal water flows in the rivers because of the faster ice melt in the mountains from which most of the country's rivers draw water. अब वो कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो बहुत शदीद किस्म की जो मानसून बारिशें हैं वो पाकिस्तान बर्दाश्त कर रहा है, और दूसरा इसके दरियाओं में बहुत ज्यादा पानी शामिल हो रहा है। किस वजह से? क्योंकि बहुत तेजी से बर्फ जो है वो पिघल रही है जो नॉर्दर्न एरियाज है वहां पर, और जो रिवर्स है उनकी ऑब्वियसली इतनी कैपेसिटी नहीं होती, तो वो पानी जो है वो बाहर निकल आता है बाउंड्रीज से और उससे फिर सैलाब आते हैं। On July 20, 2025, a report in the New York Times was filed by John Zoon, Ziaur Rahman, and Salman Masood under the title Monsoon Rains Causing Flood, Killing Dozens Around Pakistan. They wrote, अब देखिए जी, न्यूयॉर्क टाइम्स ये हमारे पास एक अखबार है, उसके अंदर ये जो 3 पर्सनैलिटीज हैं इनका एक आर्टिकल आता है और वो इसमें लिखते हैं कि दिस इज द लेटेस्ट एक्सट्रीम वेदर टू हिट पाकिस्तान व्हिच हैज सीन इंटेंस हीट वेव्स एंड फ्लड्स इन द रिसेंट इयर्स। साइंटिस्ट एंड ऑफिशियल्स हैव लिंक्ड दीज इवेंट्स टू क्लाइमेट चेंज। इसमें वो ये बात कर रहे हैं कि ये वो हमारे लिए इंटेंस वेदर का टाइम है कि जब पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जो फ्लड्स हैं, ठीक है, उसका सामना करना पड़ा है, और उसके अलावा जो हैवी रेन्स है उनका जो सामना है वो करना पड़ा है। ठीक है। अच्छा, जब आप इस तरह से हवाला देकर अपनी बात लिखते हैं ना कि इस आर्टिकल के अंदर यानी कि ये पर्सनैलिटीज जो है उन्होंने ये बात कही है, तब आपकी बात में वजन शामिल हो जाता है। इस तरह की बातें जो है वो नोट कर लिया करें, अपनी बुक के अंदर ऐड कर लिया करें। The monsoon in Pakistan began in last June. Heavy rains have killed at least 80 people and injured hundreds more. The National Disaster Authority said more than 80 of the dead were children. Chakwal, around 60 miles of Islamabad, Pakistan's capital, was among the hardest hit areas. कह रहे हैं कि ये जो आपकी मानसून की बारिशें है ना, लेट जून में जो ये बारिशें हुई हैं इसकी वजह से तकरीबन 80 लोग जो हैं वो मर चुके हैं। उसके बाद चकवाल जो है जो कि इस्लामाबाद से 80 किलोमीटर के फासले पर है, सॉरी 60 माइल्स के फासले पर है, ये सबसे ज्यादा हिट होने वाला शहर है।
पूरे पाकिस्तान में। पाकिस्तान कैपिटल वाज अमंग द हार्डेस्ट हिट एरियाज। ठीक हो गया, इसी की बात कर रहे हैं। An emergency public holiday was declared on July 17. Scientists have linked the heavy floods in recent years in Pakistan to climate change. और 17 जुलाई को इसी वजह से जो है वो एक इमरजेंसी छुट्टी भी दे दी गई थी। और साइंसदानों ने जो है ये जो हैवी फ्लड्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो आ रहे हैं, इसको क्लाइमेट चेंज के साथ ही लिंक किया है, इसकी और कोई वजह नहीं है। Computer models have shown that human-caused warming have contributed to intensifying rainfall, which is especially strong during the monsoon season, which typically runs from the July to September every year. अब अगर हम कंप्यूटर मॉडल्स को देखें तो हमें पता चलता है कि जो इतनी ज्यादा ये बढ़ती हुई ये वेदर कंडीशंस हैं, रेन्स वगैरह, ये ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो है वो बढ़ी हैं। और ये जो सीजन है जुलाई टू सितंबर रहता है हर साल। The monsoon season in 2022 brought some of the worst flooding ever to hit Pakistan. और जो मानसून का सीजन है इसकी वजह से इंतहाई जो खतरनाक बुरी किस्म की फ्लडिंग्स है वो पाकिस्तान में देखने को मिली थी 2022 में, जिसमें 1700 लोगों की डेथ हुई थी। Tens of thousands were left displaced and millions were recovering years later. के हजारों लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो गए थे, ठीक है, और मिलियंस जो है वो काफी सालों तक रिकवर होते रहे, यानी कि रिकवरी की पोजीशन में रहे। जाहिर है कि उनको इकोनॉमिक लॉस हुआ, ठीक है, उसके बाद उनका जो ह्यूमन लॉस है वो उन्होंने बर्दाश्त किया, डिस्प्लेस हो गए, ठीक है, घर तबाह हो गए, तो जाहिर है कि बहुत बड़ा लॉस है ये। The floods also took a lot of active agricultural land out of cultivation. और इन्हीं फ्लड्स की वजह से ये जो 2022 में आए थे, पाकिस्तान का बहुत सारा लैंड जो है वो जाया हो गया था जो ये कल्टीवेशन के काबिल था। Such events are likely to be repeated every year. ये जो इवेंट्स होते हैं ये हर साल रिपीट होते हैं, ठीक है जी, बार बार रिपीट होते हैं। अच्छा जी, ओवरऑल माय रिमार्क्स टू दिस आर्टिकल, इट वाज अ वेरी नाइस आर्टिकल और इसमें हमें 3-4 बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स मिले जो कि हम अपने एग्जाम्स के अंदर यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ये 2022 जुलाई वाली बात देखनी है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये भी अब मैदान में उतर आया। पहली दफा दुनिया ने देखा कि इतनी बड़ी जुडिशियल बॉडी जो है वो इस मुद्दे को लेकर आती है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर वो जो डिमांड की जाती है ना वो ये होती है कि लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए अब इसके, कि जो स्टेट्स हैं उनको चार्ज करना चाहिए, ठीक है, उनको जो है अपने उसको पे करना चाहिए उनको। अच्छा, दूसरा इसके बाद हमने वेनुआता जो कंट्री है, वेनुआतू, जिसकी पॉपुलेशन है 10,000 वहां पे हमने चेक किया कि वो बेचारे किस तरह से जूझ रहे हैं ओशन को लेकर, ठीक है, ये बड़ी अच्छी हमने केस स्टडी जो है इसके अंदर डाल ली। फिर हमने ये देखा कि कोप 30 जो है वो होने वाला है बेलम में, नवंबर 2025 में। बेलम इज द सिटी ऑफ ब्राजील। अच्छा जी, इसी तरह करते करते फिर जो है हमने ये देखा कि न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर 3 पर्सनैलिटीज ने, जॉन जून, जियाउर रहमान एंड सलमान मसूद ने एक आर्टिकल शाया किया जिसके अंदर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो पाकिस्तान में हो रही हैं उसको क्लाइमेट चेंज के साथ जो है वो लिंक किया गया। और फिर एंड पे हमने देखा कि 2022 में पाकिस्तान में के जो शदीद तरीन फ्लड्स थे उसकी वजह से पाकिस्तान में कितना ज्यादा नुकसान जो हुआ वो हुआ। और दूसरा ये है कि यही इवेंट्स जो है वो अभी भी रिपीट हो रहे हैं।